स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आपके मानव जनन तंत्र का पार्ट 2, जिसमें से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मानव नर जनन तंत्र का। मानव नर जनन तंत्र आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं एक छोटा चार्ट दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझें। मानव जनन तंत्र को हम 3 पार्ट में बांट लें। प्राथमिक जनन अंग, जिसे मुख्य जनन अंग भी कहेंगे, द्वितीयक जनन अंग या इसे हम सहायक जनन अंग भी कहेंगे, और तीसरा सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो प्राथमिक जनन अंग में मुख्य रूप से हमें वृषण पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में वृषण पढ़ना है। और द्वितीयक सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ना है, उसको जान लें। जैसे एपिडिडिमिस, एपिडिडाइमिस भी कहते हैं, एपिडिडाइमिस चित्र में सब लिखा गया था, आप उसमें देख लीजिएगा कौन कहाँ पर है। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, और लास्ट में पढ़ लेते हैं शिश्न। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। इस चार्ट में आपको दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से उसको लर्न कर लें। और सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ें तो मुख्य 3 ग्रंथियाँ इसमें होती हैं। मुख्य 3 ग्रंथियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है इसको भी जान लें हम लोग। पहला है प्रास्टेट ग्रंथि, दूसरा है काउपर्स ग्रंथि, और तीसरा है आपका पेरिनियल ग्रंथि। तो ये आप मानव नर जनन तंत्र के ये पार्ट्स हैं जिसको आप याद कर लें। अब एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम वृषण का अध्ययन करेंगे। वृषण 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 5 cm क्या होता है लंबा, और 2.5 cm चौड़ा, यानी 2.5 cm क्या होता है चौड़ा होता है। और प्रत्येक वृषण संयोजी ऊतक की एक परत से ढका रहता है। जैसे मान लिया ये वृषण है, ध्यान देंगे, ये मान लिया वृषण है। पहली बात तो वृषण के बारे में आपको बताया गया था कि दोनों टांगों के बीच में एक थैलीनुमा रचना होती है जिसे हम वृषण कोश कहते हैं, इसी वृषण कोश में क्या होते हैं वृषण होते हैं। और वृषण पर क्या होता है एपिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है। ध्यान देंगे, इन सबको गौर से देखिएगा, इधर भी होता है। अब ये है वृषण कोश, ये हमारा है वृषण। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह एक परत से ढका रहता है, संयोजी ऊतक के एक परत से, मान लिया ये उसका एक परत है, ये एक परत है जिससे ढका है। इस संयोजी ऊतक की परत को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ध्यान देंगे। अब वृषण के आंतरिक रचना का थोड़ा सा यहीं पर चर्चा करते हैं। वैसे स्पेशल हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। वृषण का काट किया जाएगा, उसके बाद आंतरिक इसकी रचना कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दें तो वृषण जो होता है अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। इसमें तमाम ऐसे समझ लीजिए कुंडलित नलिकाएं ऐसे होती हैं, तमाम क्या होती हैं कुंडलित नलिकाएं ऐसे तमाम होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं। यही बहुत
इम्पोर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत क्या सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसे हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप लोग को आगे फिलहाल मैं बताऊंगा, वैसे आप लोग अभी हमारा सुनकर नोट कर लीजिएगा। एक आता है प्रश्न, शुक्र जनन किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ये क्या करती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणु बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शुक्राणु। जो शुक्राणु बनाती हैं, और यही बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है, सॉरी शुक्र जनन कहलाती है। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा है, तो जान लीजिए शुक्र जनन क्या है। तो शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। स्पर्मेटोजिनेसिस कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा आगे? तो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ये वृषण जालक नामक रचना में खुलती हैं। मान लिया यहाँ वृषण जालक है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसी में यह जाकर खुलती हैं। जितनी ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इसी में जाकर वृषण जालक में खुलती हैं। वृषण जालक में जाकर खुलती हैं, और वृषण जालक से 15 से 20 पतली पतली शुक्र वाहिकाएँ निकलती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20। ऐसे मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ये कितनी होती है? इनका नाम है शुक्र वाहिकाएँ। ये ध्यान रखेंगे, नाम मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूज ना होंगे। शुक्र वाहिकाएँ निकलती हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20। तो शुक्र वाहिकाएँ निकलती हैं, और जो एपिडिडाइमिस में जाकर खुलती हैं। जो एपिडिडाइमिस यहाँ पर मैंने बनाया, देखिए मैं पहले इसको यहाँ पर जाकर यहाँ खोल दिया हूँ। तो ये मैं थोड़ा इसको कलरफुल कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इनकी संख्या 15 से 20 होती है, जो एपिडिडाइमिस में जाकर खुलती हैं। इधर भी वही होता है। ये क्या है? शुक्र जनन नलिकाएँ हैं। ये क्या है? वृषण जालक है, मान लिया। ये सब ऐसे से वृषण जालक है। इसमें से क्या है कि ये जाकर ऐसे 15 से 20 की संख्या में शुक्र वाहिकाएँ, ये नलियाँ होती हैं प्रकार की, और जो एपिडिडाइमिस में जाकर खुलती हैं। ठीक, तो इतना हमें अध्ययन करना था वृषण में। चलिए अब आके आपको बताते हैं द्वितीयक जनन अंग। तो द्वितीयक सहायक अंग में हमारा है पहला एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये तो आपको पहले ही बता दिया गया कि एपिडिडाइमिस क्या होता है। यह वृषण ग्रंथि को ऊपर से क्या करता है? ढके रहता है। और इसके बारे में जाने, पहली बात कि यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। वास्तव में ये क्या होती है? ये भी नलिका ही होती है, जो लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। तो कहेंगे कि इसमें कहाँ 6 मीटर इतने दूरी में आ जाएगा? तो ये कुंडलित होती है ना, मुड़ मुड़ कर यहीं पर क्या होती है? जमी रहती है। तो 6 मीटर लंबी क्या होती है? कुंडलित होती है। कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका होती है। और दूसरी बात, ये पहला बात इसमें नोट करें हम, 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, जो क्या करती है? वृषण को ढके रहती है, अधिकांश भाग ढके रहती है वृषण का। दूसरी बात हम पहले ही जान चुके हैं कि इसमें जो है शुक्रवाहिकाएँ आकर खुलती हैं। तो जाहिर है कि जब शुक्रवाहिकाएँ इसमें आएंगी तो वहाँ पर शुक्रवाहिकाएँ शुक्राणुओं को लेकर आएंगे। जरा इसके प्रोसेस को समझें। शुक्र जनन नलिकाएँ शुक्राणु को बना दी हैं, वो वृषण जालक से होता हुआ शुक्रवाहिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा? एपिडिडाइमिस में। क्या पहुँच गए? शुक्राणु। क्या पहुँच गए? शुक्राणु पहुँच गए। तो अब शुक्राणु का यहाँ पर पहुँचकर करते क्या हैं? वहाँ पर शुक्राणु तो कुछ नहीं करते, लेकिन एपिडिडाइमिस करता है। जो करना होता है शुक्राणु के साथ, क्या करता है शुक्राणु को? ये शुक्राणु को संग्रहित एवं परिपक्व करता है। शुक्राणु को संग्रहित एवं परिपक्व करता है, यानी कि परिपक्व। वहाँ से जो शुक्राणु चले थे वह पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं थे, यहाँ पर आने के बाद वो मेच्योर होते हैं।
ये इसीलिए इम्पोर्टेंट भी तो है, इसीलिए तो बनाए गए हैं। सबका अपना अपना कोई कोई कार्य तो रहना चाहिए। तो ये 2 खास बातें इसमें आप नोट करेंगे। अब हमारा दूसरा है शुक्रवाहिनी। दूसरा है शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी कल का मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये शुक्रवाहिनी, यहाँ पर ये पाइप है, ये पाइप शुक्रवाहिनी है। देख रहे हैं कहाँ पर जा रही है? जो ये शुक्रवाहिनी अधिवृषण से, ये ग्रंथ लिखा गया, सॉरी ग्रंथ तो यहाँ पर होनी चाहिए। ये देखिए, ये शुक्रवाहिनी जो है ये अधिवृषण से निकलकर कहाँ जा रही है? आप देख सकते हैं मूत्राशय के अधर भाग पर, अधर माने निचले भाग पर आकर मूत्र मार्ग में खुल रही है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है वाहिनी, ढोने वाली। ये शुक्राणु को, परिपक्व शुक्राणु जो यहाँ पर परिपक्व होते हैं, इसके पहले हम लोग जो है क्या नाम है, अधिवृषण पढ़े, एपिडिडाइमिस पढ़े, तो वहाँ परिपक्व हो जाता है जब शुक्राणु, तो इसी मार्ग से होता हुआ, इसी शुक्रवाहिनी से होता हुआ वह मूत्र मार्ग में आकर स्खलित होता है। तो यह है शुक्रवाहिनी का कार्य। अगर शुक्रवाहिनी में लिखने की कुछ बात आएगी तो मात्र इतना लिखेंगे कि यह है परिपक्व शुक्राणुओं को, परिपक्व शुक्राणुओं को ले जाकर मूत्राशय के अधर भाग में मूत्र मार्ग में शुक्राणु को ले जाकर मूत्र मार्ग में स्खलित करता है। स्खलित माने छोड़ देना, निकाल देता है, स्खलित करता है। ठीक। अब हमारा तीसरा है शुक्राशय। शुक्राशय को फिर कल का चित्र दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये हमारा शुक्राशय था, ये हमारा क्या था? शुक्राशय था। तो इसके पहले एक मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो यहाँ से शुक्राणु बन रहे तो वो शुक्राशय में जाकर कलेक्ट होते हैं पहले, तब शुक्राशय से वो यहाँ आकर स्खलित होते हैं मूत्र मार्ग में। ठीक है, ये पहले शुक्राशय में आकर शुक्राणु एकत्रित होते रहते हैं। और शुक्राशय का कार्य क्या होता है, पहले शुक्राशय के बारे में जाने। यह जो होता है शुक्राशय, एक द्विपालित थैलीनुमा रचना होती है। द्विपालित मतलब 2 पाली में, अंदर में देखिए, आप देख सकते हैं मार्ग से 2 पाली, एक इधर बटी रहती है, 2 पाली थैलीनुमा रचना है। इसकी भित्ति जो होती है ग्रंथिल होती है। ग्रंथिल मतलब इसमें ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें इसकी दीवार में क्या होती है, भित्ति में इसके क्या होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं। और इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, यानी कि इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? चिपचिपा द्रव निकलता है। और यह जो चिपचिपा द्रव होता है, यह वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। वीर्य क्या है? वीर्य शुक्राणुओं का वो जो है क्या है, एकत्रित हुआ, शुक्राणु के साथ एकत्रित, और इसमें से स्रावित कुछ है, उसमें जो होते हैं चिपचिपे पदार्थ है। यानी वीर्य में शुक्राणु होते हैं और उसके साथ चिपचिपे पदार्थ, तथा उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सफ़ेद पदार्थ। जब मनुष्य मैथुन क्रिया करता है तो जो शरीर से लिक्विड, जो अर्धठोस और लिक्विड पदार्थ जो निकलता है, इस तरह गर्भाशय में पहुँचाया जाता है, वही क्या है? वीर्य है। ठीक, जिसमें लाखों शुक्राणु भरे रहते हैं, तो वह है वीर्य है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनको संरक्षित करता है। संरक्षित मतलब उनको सड़ने आदि से बचाता है। ठीक है, तो इसमें से जो चिपचिपा पदार्थ, इस शुक्राशय की दीवारों में जो ग्रंथियाँ होती हैं, उससे निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ शुक्राणुओं की रक्षा करते हैं तथा उन्हें पोषण प्रदान करते हैं और वीर्य का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा शुक्राशय, जिसके बारे में हमने आपको बताया। सुनकर लिख लीजिएगा जो बातें आपको नोट करनी है। चौथा हमारा है शिश्न। फिर आपको चित्र हम दिखाएंगे। ये जो शिश्न है, ये क्या होता है कि मनुष्य का मैथुन अंग है। ये जो शिश्न है, ये क्या है? मनुष्य का मैथुन अंग है। मैथुन अंग क्या होता है? जब पुरुष स्त्री के साथ सेक्स करता है तो इसी अंग से करता है। वो सेक्स इंग्लिश में कहते हैं और उसका हिंदी मैथुन है, तो वो मैथुन क्रिया कहलाती है। तो ये क्या होता है कि मैथुन अंग होता है, यानी कि इसी के माध्यम से स्त्री के गर्भाशय में
शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा एक जो है सारांश हम थोड़ा सा मार दें यहाँ पर। ये जो होता है वृषण में तमाम शुक्र जनन नलिकाएँ थी जिन्होंने शुक्राणु को बनाकर शुक्राशय में इकट्ठा किया, और जब मैथुन क्रिया करता है मनुष्य स्त्री के साथ तो क्या होता है कि शुक्राशय शुक्राणु चल पड़ते हैं, और वही मूत्र मार्ग जिस रास्ते से मूत्र आउट होता है उसी रास्ते से शुक्राणु भी अस्खलित होते हैं, निकलते हैं और स्त्री गर्भाशय में पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि स्त्री गर्भाशय में पहले से ही वहाँ पर अंडाणु आया रहता है जो इंतजार करता है इसी शुक्राणु का, वहाँ पर पहुंचकर शुक्राणु इस अंडाणु साथ निषेचन क्रिया करता है। तो ये बातें थी आपके द्वितीय सहायक अंग की, इतनी थी जिसके बारे में सुनकर आप लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों की। जी, तो अब आपको बताएंगे सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं प्रास्टेट ग्रंथि। पहली क्या है? प्रास्टेट ग्रंथि। तो आपको हम सुविधा के लिए चित्र दिखा रहे हैं। ये है हमारा प्रास्टेट ग्रंथि, ये आप देख रहे हैं। ये आपको तो 2D सिस्टम से तो ऐसे दिखाया गया है, लेकिन 3D सिस्टम में क्या होता है कि ये जो मूत्र नलिका आ रही है, मूत्र नली जो आ रही है उसके चारों तरफ घेरे रहता है प्रास्टेट ग्रंथि। प्रास्टेट ग्रंथि का सबसे इम्पोर्टेंट काम जान लीजिए क्या होता है। ये जो प्रास्टेट ग्रंथि होती है इससे हल्का अम्लीय तरल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हल्का अम्लीय तरल निकलता है। क्या निकलता है? हल्का अम्लीय तरल निकलता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने। ध्यान रहे कि इसमें जब शुक्राणु आता है तो मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता है उसी को क्या करता है? यह क्या करता है? समाप्त करता है, ताकि शुक्राणु निष्क्रिय न होने पाए। तो ये सबसे खास इसका काम है। दूसरा हमारा है काउपर्स ग्रंथि। दूसरा क्या है? काउपर्स ग्रंथि। अब इसको जानेंगे। अब काउपर्स ग्रंथि की यदि बात करें तो सुनकर लिख लीजिएगा जो भी इसमें लिखना है। इसे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउपर्स ग्रंथि आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पर है काउपर्स ग्रंथि है, जैसा कि कल चित्र समझाया गया था उसमें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसके कार्य के बारे में जाने। पहली बात तो इन्हें हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारी एवं चिकने द्रव का स्रावण करता है। ये कैसा पदार्थ स्रावण करता है? क्षारी होता है वह द्रव, और क्या होता है? प्लस चिकना होता है। तो ये क्षारी और चिकने द्रव का स्रावण करता है। यह जो क्षारी और चिकना द्रव ये क्या करता है? ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम बनाता है। ये योनि मार्ग क्या होता है? ये मानव मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बात हमारा स्पष्ट हो रहा है, हम स्पष्ट बोलते भी हैं, आप उसको सुनकर लिख लिया करिए। तीसरी हमारी ग्रंथि है पेरिनियल ग्रंथि। इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमारा तीसरा है पेरिनियल ग्रंथि। ये है पेरिनियल ग्रंथि। ये पेरिनियल ग्रंथि क्या होती है? ये जो आप देख रहे हैं ना काउपर ग्रंथि, ये जो शिश्न है उसके निचले हिस्से पर पीछे की तरफ होता है। यहाँ पर हम दिखा नहीं पाए हैं, बस आप जानिए कि इसका ऊपरी हिस्सा जो उसके पीछे की तरफ होता है पेरिनियल ग्रंथि। यहाँ कहीं हम लिख दें, ये यहाँ लिख रहे हैं पेरिनियल ग्रंथि। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कार्य है, जान लें उसको। इसका कार्य इतना होता है कि यह विशिष्ट गंधवत रसायन स्रावित करता है। विशिष्ट गंधवत रसायन स्रावित करता है। जो वीर्य का गंध होता है वो इसी के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मानव का जो नर जनन तंत्र है समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो संपर्क कीजिएगा। बाकी आपका अगला शुरू होगा मानव मादा जनन तंत्र। धन्यवाद।